ये मैं YouTube पे अपना चैनल शुरू करने के लिए पहला वीडियो बना रहा हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ये वीडियो बनाने का ना कोई एक्सपीरियंस है, ना ही उसकी कोई टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन बहुत शिद्दत से मैं काफ़ी दिनों से ये महसूस कर रहा था कि वर्किंग क्लास, जिसमें हमारे लिए किसान भी आते हैं, खेत मजदूर भी आते हैं, औद्योगिक मजदूर भी आते हैं, और ऑफिस वर्कर्स भी आते हैं, और टेक्निकल वर्कर्स भी आते हैं, इन सब के लिए कोई एक जगह नहीं है जहाँ के ऊपर उनके समाचारों को, उनके आंदोलनों को जगह मिल सके। इसी वापों में मैं एक प्रयास कर रहा हूँ और ये महसूस करता हूँ कि आप लोगों का समर्थन मुझे मिलेगा और मैं इसे सक्सेसफुली चला पाऊँगा। साथियों, इस समय मैं बात करना चाहता हूँ कि जो ये कोरोना पैंडेमिक है, इस दौर में लॉकडाउन के दौरान तमाम तरीके के फैसिस्ट एक्सपीरियंसेज भारत की सरकार ने किए हैं और तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स ने किए। जिस तरीके से इस लॉकडाउन को लागू किया गया था, उसमें एक चीज़ ये कही जाती है कि इट वाज अनप्लान्ड, लेकिन मैं समझता हूँ इट वाज वेल प्लान्ड, क्योंकि सरकार ने नोटबंदी के दौरान जिस तरीके से पब्लिक को हार्डशिप में फेंक के उसे तमाम मुसीबतों से रूबरू कराया था, उसी तरीके का एक ये एक्सपीरियंस किया जा रहा है कि हिंदुस्तान की जनता कितना बर्दाश्त कर सकती है। और इसीलिए तमाम चीज़ों को जो पहले की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई, और जिन्हें नहीं अब किया जाना चाहिए था उसे किया जा रहा है। मसलन माइग्रेंट वर्कर्स को अब घरों पे भेजा जा रहा है, जबकि इसे शुरुआत में ही अगर भेज दिया जाता तो तमाम सी चीज़ों से बचा जा सकता था। तमाम मौतें जो सड़कों के ऊपर हुई हैं माइग्रेंट लेबर्स को चलते हुए, वो न हुई होती। साथियों, ये पैंडेमिक कोई विशेष चीज़ नहीं है ह्यूमन लाइफ के लिए। मैं शुरू करना चाहूँगा कि 1910 और 11 में कॉलेरा पैंडेमिक हुई थी, और उस दौरान पूरी दुनिया में 8 लाख लोग मारे गए थे। उस दौर में रूजवेल्ट अमेरिका में राष्ट्रपति पद से हटे थे और उन्होंने अपने सक्सेसर के रूप में विलियम थाफ्ट को प्रेसिडेंट बनाया था। विलियम मूलतः एक न्यायाधीश बनना चाहते थे, लेकिन एक सक्सेसर बनने के बाद उन्होंने प्रेसिडेंट का दारोमदार उठाया हुआ था। लेकिन पिछली जो पैंडेमिक्स हुई थी, उनके एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए उतने टाइम जो एक्सरसाइज यूएसए में की गई थी, तो उसका रिजल्ट ये हुआ था कि जहां पूरे दुनिया में 8 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन अमेरिका में केवल 11 मौतें हुई थी। उसके बाद 1918 और 20 में स्पेनिश फ्लू का प्रकोप रहा। इस स्पेनिश फ्लू में एक विशेष बात ये रही थी कि अभी तक जितने फ्लू हुए हैं उसमें अधिकतर बच्चे और बूढ़े काल के गाल में समाते हैं, लेकिन स्पेनिश फ्लू में हेल्दी यूथ्स मरे थे, जिनकी संख्या 5 करोड़ थी पूरी दुनिया में। उसके बाद एशियन फ्लू आया था, 1956 से 58 के बीच में ये चला। इसको रशियन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, और इस दौर में 20 लाख लोग काल के गाल में समाये थे। उसके बाद हांगकांग फ्लू 1968 में आया था, जिसमें 10 लाख लोग मारे गए थे। उसके बाद
कांगो में 1978 में पहली बार HIV का पेशेंट मिला था। लेकिन HIV ने अपना जो पीक है वो 2005 से 2012 के बीच में अटेंड किया था, और इस पूरे दौर में 36 लाख मौतें हुई थीं। और HIV से अभी तक इस दुनिया को निजात नहीं मिली है। हालांकि कुछ एंटीवायरल दवाएं निकल आई हैं जिससे उनको बचाया जा पा रहा है। इसके अलावा हमारे 2 दशक के अंदर ही मर्स और सार्स नाम का फ्लू आया था, जो कि इसी कोरोना वायरस की देन था, और उसका फर्टिलिटी रेट 2002 में आए सार्स में 9.5% था, और मर्स में जो 2012 में आया था उसमें 34% था। इस तरीके ये पैंडेमिक कोई नई बात नहीं है। पैंडेमिक के दौरान जो किया जाना चाहिए वो केवल ये है कि हम इस इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक सकें, और उसके लिए क्वारंटाइन करने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। लेकिन वर्तमान दौर में चाहे वो अमेरिका हो या डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज हो या इंडिया हो, यहाँ के ऊपर क्वारंटाइन करने का एक दूसरा सिस्टम निकाला गया। यहाँ पूरी की पूरी पब्लिक को ही क्वारंटाइन घरों में अंदर कर दिया गया, और पूरी तरीके से आर्थिक गतिविधियों को विराम दे दिया गया। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। ये पैंडेमिक आने के पहले चाहे अमेरिका रहा हो और चाहे वो इंडिया हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, सब जगह रिसेशन का दौर चल रहा था। और रिसेशन का जो मार्क्सवादी विवेचना है वो यही है कि कैपिटल, पर्टिकुलरली इम्पेरियलिस्ट कैपिटल, या जिसको हम आज की डेट में क्रोनी कैपिटल भी कह सकते हैं, उसका एक प्रयास ये होता है कि वो अपने लाभ को अधिकतम पे लेके जाए, और जितना उसका लाभ बढ़ता जाता है उतना ही उसकी ग्रीड बढ़ती जाती है, वो और मुनाफे की तरफ देखने लगता है, और इसी उस प्रक्रिया के दौरान वो ओवर प्रोडक्शन का शिकार होता है। तो ये पैंडेमिक के पहले का जो दौर था वो अमेरिकन कंट्रीज हों, नॉर्दर्न अमेरिका के, या यूरोपियन कंट्रीज हों, या हिंदुस्तान रहा हो, यहाँ के ऊपर जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो ओवर प्रोडक्शन का शिकार थी। मैं यहाँ के ऊपर डाटा दे के बहुत ज़्यादा वीडियो को लेंदी नहीं बनाना चाहूँगा। इसको आप दुनिया भर के ये वेबसाइट्स पे जाके उनकी बैलेंस शीट्स को कंपनीज की चेक करके देख सकते हैं कि कंपनीज की इन्वेंट्री किस तरीके से बढ़ती चली जा रही थी और उनकी सेल्स डाउन होती चली जा रही थी, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नेचुरली इम्पैक्ट होके नीचे जा रही थी। उसका कोई ना कोई जुगाड़ निकालना था, और जुगाड़ निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि मजदूरों का गला दबाओ, उनके वेतन के ऊपर और उनको मिलने वाली सुविधाओं पे जो दिया जाता है उससे किसी तरीके से भी पिंड छुड़ाओ, जिससे आपके लाभ आपका मैक्सिमाइज हो सके। इसी दौर के भीतर वर्किंग क्लास के ऊपर, पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास के ऊपर एक बहुत तीखा हमला किया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात वगैरह ने लगभग 3 साल के लिए अधिकतर श्रम कानूनों को सस्पेंड कर दिया, और शायद ये वैश्विक इतिहास की पहली घटना होगी जब किसी लेबर लॉ को सस्पेंड किया गया होगा, और भी महीने 2 महीने के लिए नहीं, सीधे सीधे 3 साल या इससे ज़्यादा के लिए। सरकार लगातार ये कहती रही, और मैं सरकार नहीं, मैं सरकारों कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कांग्रेस लेड यूपीए या 1991 की कांग्रेस सरकार भी लेबर लॉ को कंट्री की प्रोग्रेस में एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में प्रोजेक्ट करती रही है, और बार बार रेट्रोग्रेड रिफॉर्म्स की बात करती रही। कांग्रेस ने एक सिलसिला शुरू किया था
और बीजेपी ने उसे और आगे बढ़ाया। अभी संसद का जो सत्र खत्म हुआ था मार्च में, उस सेशन के दौरान एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि क्रूर प्रहार किया गया था कि सभी लेबर लॉज को ख़त्म करके 4 कोड बनाए जा रहे हैं। वो इस पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया था क्योंकि वो सेलेक्ट कमेटी के पास चला गया था और उसमें वो विचाराधीन है। नेचुरली सरकार की जितनी संख्या बल है, आने वाले वक्त में उसे पास ही कर लेंगे। लेकिन इस दौर में ही इन श्रम कानूनों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने के पीछे एक बात और क्लैरिटी की ज़रूरत है कि ये जो लेबर लॉज होते हैं ये कंकरेंट लिस्ट में, और केंद्र सरकार की अनुमति के बिना इन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 21 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो आजीविका का अधिकार हमें प्रदान करता है, उसे किसी भी कीमत पे किसी भी इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और ये जो कानून हैं ये मजदूरों की आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए कानून हैं, इसलिए इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता था। अब इसमें पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट को ख़त्म कर दिया गया, इसमें इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट ख़त्म कर दिया गया, जो कि बहुत फाइटल चीज़ है। इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट में बेसिकली जो प्रोविज़न है वो पुरुषों और महिलाओं को बराबर वेतन देने के बारे में है। इस तरीके से महिलाओं और पुरुषों के बीच में एक असमानता खड़े करने का भी प्रयास है। इसी तरीके से औद्योगिक विवाद अधिनियम भी खत्म हो गया है। फैक्ट्रीज एक्ट को भी निलंबित कर दिया गया है, जो बेसिकली लेबर लॉ नहीं है बल्कि फैक्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया कानून है, जिससे सामाजिक असुरक्षा न पैदा हो कि जिस तरीके से अभी हाल में ही एलजी के प्लांट में गैस लीक हुई थी, या भोपाल की गैस त्रासदी को हम अभी तक भूले नहीं हों। ये जो भी किया गया वो आईएलओ के कन्वेंशन 87 में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन लेबर्स को मिल रही हुई। कन्वेंशन 98 में कलेक्टिव बार्गेनिंग का अधिकार मिला हुआ है। कन्वेंशन 144 में ट्राइपार्टाइटिज्म का अधिकार मिला हुआ है। और कोर कन्वेंशन के अनुसार आईएलओ के औद्योगिक श्रमिकों का जो वर्किंग आवर है वो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन इन सब अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को भी और कानूनों को भी ताक पे रख दिया गया। ये बेसिकली लेबर क्लास के ऊपर एक अटैक क्यों किया गया? क्योंकि मैंने अभी बताया कि पूरी जो कैपिटल है वो ओवर प्रोडक्शन का शिकार है और रिसेशन की तरफ बढ़ रही थी, या ये कहा जाए कि रिसेशन का दौर शुरू हो चुका था। इसलिए लॉकडाउन किया गया, जिससे और माइग्रेंट वर्कर्स को या तमाम लोगों को अपने घर जाने नहीं दिया गया, सडनली डिक्लेयर किया गया, जिससे वो भूखों मरने लगे और परेशान हाल होके अपने घरों की तरफ भागें, जो हो रहा है। अब बम्बई से जो आदमी बिहार या उत्तर प्रदेश में आ जाएगा तो अपनी पगार लेने के लिए या 2 महीने की पगार लेने के लिए वो बम्बई वापस तो जाने से रहा। जब उसके हालात इस तरीके से होंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दोबारा शुरू हो सकें और उसे ये गारंटी हो कि उसे बम्बई में अब रोज़गार मिल ही जाएगा या सूरत में रोज़गार मिल ही जाएगा, तभी वो जाने की कोशिश करेगा, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे किया जा रहा है। लेबर कोड 4 पार्ट में पार्लियामेंट के सामने है। इन सब प्रहारों को अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। आज के इस प्रयास एपिसोड 1 में इतना ही। धन्यवाद सर।